हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें मेंडल ने ये बताया था कि गैमेट्स प्योर होते हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी उनको सूटेबल जो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए एक जनरेशन में अगर कोई ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो वो सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकता है या थर्ड जनरेशन में एक्सप्रेस कर सकता है। तो एक प्रोजनी, एक जो जनरेशन होती है उसमें कुछ ट्रेट हिडन रह जाते हैं और कुछ ट्रेट एक्सप्रेस कर जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स और जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करेंगे। इसमें क्या बताया था कि मेंडल ने बताया था कि जो गैमेट्स में असॉर्ट होता है इकट्ठा होना। ठीक है, हम लिखे दिस लॉ स्टेट्स दैट द गैमेट्स को उसने फैक्टर्स ही बोला था। मेंडल ने फैक्टर्स की बात कर रहे। ठीक है, आर असॉर्टेड। ठीक है, असॉर्ट क्या होता है? इकट्ठा होना। इंडिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड लिखो या लिखो डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली in an organism's genome and they do not interfere in the expression of each other। एक दूसरे की एक्सप्रेशन में जो वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उनकी जो एक्सप्रेशन है वो भी इंडिपेंडेंट होती है एंड दे डू नॉट इंटरफेयर इन द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, सो यहाँ पे लिखे दिस लॉ कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, किससे होता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस? ये होता है व्हेन टू ट्रेट्स ऑफ स्पीशीज आर स्टडीड एट ए टाइम। ठीक है, दो ट्रेड्स को एक ही टाइम में स्टडी करेंगे और उनका जो डाटा कलेक्ट करेंगे तो इंटरप्रेट करेंगे, तो उसी में हम देखते हैं कि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था। मेंडल ने अपने इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए जो डाईहाइब्रिड क्रॉस को कंडक्ट किया। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि दो पेरेंट्स थे, दो पेरेंट्स के दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही टाइम में स्टडी किया था। मैं इनहेरिटेंस उसका बताता हूँ कि हाउ ही डिड्यूस्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें लिखेंगे इनहेरिटेंस। इसने क्या किया? जैसे मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस किया और इसने कौन से ट्रेड को स्टडी किया? येलो राउंड और ग्रीन रिंकल, ये दो ट्रेड स्टडी किए। ठीक है, ही स्टडीड द कलर ऑफ सीड्स एंड टेक्सचर ऑफ सीड्स। जो सीड्स के जो कलर हैं गार्डन पी में वो दो तरह के आते हैं, येलो आता है या ग्रीन आता है, और जो सीड का टेक्सचर है बाहर से वो या राउंड आता है या रिंकल्ड आता है। तो आप देखोगे कि जब दो ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी किया तो देखते हैं ज़रा क्या आगे हमारे पास
आउटपुट निकलता है, तो वहाँ से हमें ये पता लगेगा कि किस तरह से मेंडल ने अपने जो जस्टिफिकेशन दिया इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को में। तो यहाँ पे इसका जो ये समझो फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप है, इसका अगर जीनोटाइप हमने देखना होगा तो येलो राउंड का WYY रखेंगे और राउंड का RR रख देते हैं जीनोम, और ग्रीन का स्मॉल y स्मॉल और स्मॉल r जीनोम टाइप कर देते हैं। तो जब इनकी गैमेटोजेनेसिस होगी तो यहाँ पे पता है कि 2-2 हैं तो हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो है कैपिटल Y कैपिटल R और कैपिटल Y ये गैमेट्स होंगे। ये क्या होंगे, ये गैमेट्स। इसी तरह से इसके जब गैमेट्स होंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल y स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल r। सो दीज कैन बी द पॉसिबल गैमेट्स विच आर फाउंड आफ्टर गैमेटोजेनेसिस। नाउ इसके बाद क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स जब बन गए तो उनकी क्या होनी है, फर्टिलाइजेशन होनी है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक इसका और इसका फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसका और इसका हुआ तो कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो है F1 जनरेशन है, ये दिस इज F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप आया, इसका फेनोटाइप क्या होगा, अगर Y बड़ा हुआ तो येलो बनेगा और अगर R बड़ा हुआ तो क्या बनेगा, राउंड। इसी तरह से ये भी क्या बनेगा, येलो। आपको मैंने बता दिया राउंड डोमिनेट है, अगर R कैपिटल होगा राउंड ही बनेगा, उसके साथ दूसरा R कैपिटल हो या स्मॉल हो, ठीक है। और Y अगर कैपिटल होगा तो येलो बनेगा, क्योंकि ये डोमिनेट जीन है। तो आपने देखा कि येलो राउंड के मेल पेरेंट से ग्रीन रिंकल वाला फीमेल पेरेंट्स को क्रॉस किया तो सभी के सभी येलो राउंड वाले ही आए, ठीक है। जब येलो राउंड वाले आए, इनको फर्दर से गैमेटोजेनेसिस, फर्दर से क्रॉस देना है इनको, ठीक है। तो क्रॉस देने के बाद क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इनके ये जब गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। कैसे, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, फिर स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, ठीक है। आपने ये देखना कि कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r, फिर इस y पे जाए स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास जो गैमेट्स बनेंगे दे आर 4 काइंड्स, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। तो इस तरह से जो गैमेट्स बने, अब ये गैमेट्स जो रैंडमली क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन में मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से सपोज हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, तो मैं आपको ये काई स्क्वायर डायग्राम बना के देता हूँ, मेल एंड फीमेल, ठीक है, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। और आप देखोगे कि यहाँ पे गैमेट्स एक तरफ ये लिख दीजिए आप, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r, फिर यहाँ के लिए लिख दीजिए ये वाले, ठीक है, कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। ओके, इस तरह से लिखा। तो अब आपने क्या करना है, क्रॉस बनाना है। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल Y हो जाएगा कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, पहले कैपिटल लिखना फिर स्मॉल लिखना। इसी तरह से यहाँ देखिए कैपिटल Y हो जाएगा कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल r, फिर यहाँ से यहाँ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, इधर भी कैपिटल R है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, हो गया एक। अब यहाँ आ जाए कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, इधर कैपिटल Y स्मॉल r दोनों जगह स्मॉल स्मॉल, ओके। कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है।
फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर और यहाँ पे भी स्मॉल, दोनों आर स्मॉल है। इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे अब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर इधर भी है, कैपिटल आर इधर भी है, ठीक है, दोनों कैपिटल आर लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई इधर आ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर छोटा है ना, यहाँ आर बड़ा है तो आर इस तरह से, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर तो हम लेंगे स्मॉल आर, फिर यहाँ पे आ जाएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरह से। ये हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने। इसमें देखेंगे जहाँ पे भी कैपिटल वाई आपको नजर आएगा तो येलो लिख देना है, कैपिटल आर आएगा तो राउंड लिखना है, अगर नहीं आएगा तो रिसेसिव वाला ट्रेड जो है मैं आपको ये बताऊंगा, जहाँ पे कैपिटल आर होगा राउंड लिखोगे ही लिखोगे आप, जहाँ पे कैपिटल वाई होगा वहाँ येलो लिखोगे ही आप, ठीक है। फिर अगर आर छोटे हुए दोनों तो ये क्या लिखोगे, रिंकल्ड, और स्मॉल वाई हुए तो ये ग्रीन लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ग्रीन। तो ये चीज़ अगर आपको याद होगी, इस पूरे इसमें आप देखोगे जैसे कैपिटल वाई है तो येलो राउंड, कैपिटल वाई है येलो राउंड, कैपिटल वाई है येलो राउंड, कैपिटल वाई है येलो राउंड, ठीक है जी। कैपिटल वाई है तो फिर ये भी येलो राउंड होगा, कैपिटल वाई है तो येलो होगा, राउंड नहीं लिखेंगे, अब दोनों आर क्या है, वो स्मॉल हैं तो क्या लेंगे, रिंकल्ड। इधर फिर से येलो राउंड, फिर से येलो, स्मॉल आ रहे हैं तो रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ पे येलो राउंड, ये भी येलो राउंड, ये दोनों स्मॉल हैं तो ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन राउंड, ये भी ग्रीन राउंड, ठीक है, येलो राउंड, ये आ गया येलो ग्रीन, ये क्या आ जाएगा, ग्रीन राउंड, और ये आ जाएगा ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 16 फिनोटाइप आए, और 16 में से जब हम देखते हैं फिनोटिपिक रेशो देखेंगे, फिनोटिपिक रेशो देखते हैं, मतलब फिनोटिपिक रेशो का मतलब क्या है कि इसमें 3 तरह के आए, एक तो आया येलो राउंड, फिर आया ग्रीन राउंड, फिर आया जो ग्रीन राउंड आया, ठीक है, ग्रीन राउंड आया, और उसके बाद आया ग्रीन राउंड के बाद येलो रिंकल्ड, और इसके बाद ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। तो येलो राउंड अगर आप गिनोगे तो 9 है, ग्रीन राउंड गिनोगे तो 1 2 और 3 है, और ये भी 3 है और 1, 9:3:3:1 रेशो जो इसमें आती है। और आपको मैं बताऊं, अगर इसमें सिर्फ हम एक ही ट्रेड्स का एट अ टाइम स्टडी करेंगे, वन ही ट्रेड का, ठीक है, इसको देख लेना, अगर हम एक ही ट्रेड का जो है फिनोटिपिक रेशो निकालें, ठीक है, तो इसमें देख लेना कि जैसे हम लेंगे फिनोटिपिक रेशो किसका निकालें,
येलो और ग्रीन का निकालें। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम सोचते हैं कि अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया होता तो एक ही ट्रेट को स्टडी किया होता तो ज़रा क्या रेशियो आता। येलो कितने हैं यहाँ पे, 9 येलो हैं और 3 येलो हैं, तो कितने हैं 9 + 3, ठीक है। और ग्रीन कितने हैं 3 और 1 4, ठीक है, 3 + 1, तो ये कितना आ गया 12:4। तो 12:4 को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा, वही 3:1 आएगा। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारा रेशियो आया था 3:1 आया था, यहाँ पे भी हमारा 3:1 ही रेशियो आता है। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि मेंडल्स ने इस लॉ में कैसे बताया। इसने ये बताया कि y और y या खाली y, इसका काम है येलो ट्रेट बनाना, येलो कलर इंपार्ट करना सीड्स को, ठीक है। और ये y कैपिटल है, चाहे इसके साथ राउंड है या कुछ भी है, राउंड है या ग्रीन है, कुछ भी है, लेकिन ये y कैपिटल जो है वो इसका अपना काम खुद करेगा ही करेगा, और ये इंडिपेंडेंट है अपने एक्सप्रेशन में, ये किसी दूसरे जीन से प्रभाव नहीं होता है या इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है जब इसके साथ दूसरा जीन भी हो। तो इसीलिए मैं ये आपको बताऊंगा कि मेंडल ने ये बताया कि जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं और फिर सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, और वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं। ये पहले लॉ में बोला, और दूसरे लॉ में ये बोला कि अगर ये इकट्ठे हो भी जाते हैं तो इस आप एक दूसरे की एक्सप्रेशन में ये कोई बाधा नहीं डालते हैं, जो चीज़ जिसने बनानी होती है वो ही बनाते हैं। अगर स्मॉल r और स्मॉल r का मतलब है ग्रीन बनाना, तो कैपिटल Y और स्मॉल y के साथ रहकर भी इसने ग्रीन ही बनाया, कोई और चीज़ नहीं बनाया। तो ये जो है हमें मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। तो इसलिए मेंडल्स ने, आपको मैं बताऊं कि मेंडल ने ये लॉस तो दे दिए, ठीक है। अब जो है मेंडल ने ये 1857 से लेकर 64 तक जो है ये सारा स्टडी किया था, और इसने एक सारी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो एक बुक में दे दी थी, ठीक है। तो अपनी जब मैगजीन लिखी उसने, सभी बायोलॉजिस्ट ने पढ़ा इसका काम, लेकिन इसके काम को इग्नोर कर दिया। उन्होंने बोला कि जो मेंडल ने लिखा है ये सिर्फ गार्डन पी पर ही इम्प्लीमेंट होता है, और तो कहीं दिखा नहीं हमें, क्योंकि आपको ये पता है इसमें एक चीज़ आपने पढ़ी, इसमें यहाँ पे पढ़ा कि जो बच्चा पैदा होता है, सपोज मैंने आपको ये बताया था कि टाल और ड्वार्फ का बच्चा, इसमें देखो जो नीचे प्रोजनी आए, या तो टाल आए या तो ड्वार्फ आए, ठीक है। मतलब क्या होता है कि या मेल पेरेंट जैसा है या फीमेल पेरेंट जैसा है, इसके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बताया उसने। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। आप देखो मैक्सिमम चीज जगहों पे हम हैं, जैसे मैं हूँ, मैं ना तो अपने फादर लाइक हूँ ना मदर लाइक हूँ, तो आपका भी ऐसा ही केस है। हमारे आसपास बहुत सारे और भी जीव जंतु हैं जहाँ पे ऐसा नहीं दिखता है कि जो बच्चा होता है ये ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली फीमेल के ट्रेट उसमें होता है या तो मेल के ट्रेट होता है, ये थोड़ा मिक्स्ड इफेक्ट होता है। तो मेंडल ने ये उस गॉर्डन पी पे जो स्टडी किया, तो वो जो चीज़ तो सही थी, लेकिन उसके पीछे कोई रीज़न था, और साइंटिस्ट ने मैक्सिमम ने इसको जो है इग्नोर किया और इसका वर्क को डिस्कार्ड तो नहीं किया, लेकिन पढ़ा रहा है ऐसे, कोई ज़्यादा फोकस नहीं मिला इसके काम को। पोस्ट एमरेसी 1901 में क्या हुआ कि 1901 में जब दोबारा टी.एच. मॉर्गन था, डब्ल्यू. बैटसन है, और इस तरह से बाउरी वगैरह, ये इन्होंने सब ने जब जेनेटिक्स की स्टडी करने लगे तो इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल्स लॉ। जब मेंडल्स लॉ को रीडिस्कवर किया तो उन्होंने देखा यार कि जो भी मैगजीन, उसकी मैगजीन में फाइंडिंग्स थी, जो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस थी, जो उसने डाटा लिखा था, वो एग्जैक्टली सही था। और इनहेरिटेंस के बारे में उसने सबसे पहले एक्सटेंसिव लेवल पे स्टडी जो है, वो पहला बंदा था जिसने जेनेटिक्स के बारे में एक्सटेंसिव लेवल पे और डेप्थ में स्टडी किया था। फिर क्या हुआ कि 1901 में इसको पोस्टफेमसली फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है दिया गया, लेकिन 1884 में उसकी डेथ हो चुकी थी, और उसको जो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है उसको मरने के बाद मिला, हालांकि उसने कितनी लाइफ में मेहनत की होगी इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि मेंडल ने जो ये काम किया, बाकी साइंटिस्ट ने उसकी सराहना नहीं की
क्योंकि उस समय क्या था कि उनको ये नहीं पता था कि जीन्स क्या चीज़ है, क्योंकि माइक्रो लेवल पे अभी स्टडीज़ नहीं हुई थी। डीएनए वगैरह के बारे में जब अच्छी तरह से पता लगा, फिर उन्होंने भी ये देखा कि वाकई जो फैक्टर मेंडल ने बोला था उसको बाद में जीन्स में बोलने लगे। आजकल जो हम बोलते हैं जो फैक्टर मेंडल्स का था वो जो काम करता है आज हमारा जीन करता है, क्योंकि उसको अंदर से क्रोमोसोम के अंदर क्या है, गैमेट्स क्या चीज़ है, उसके रिलेटेड उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह जो है इतने हाईली सोफिस्टिकेटेड जो है अभी नहीं बनी थी जो ये सब चीज़ें स्टडी कर पाती। अब दूसरी चीज़ है कि मेंडल जो है यहाँ पे बोलते हैं कि मेंडल बहुत लकी था। मेंडल लकी था जिसकी वजह से उसने इतने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और वो ठीक निकले। इसकी बात मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेंडल को तो ये पता नहीं था कि मेरा लक है ये। उसने तो सिंपली ये देखा कि गार्डन पी का लाइफ साइकिल कम है, 1-2 महीने में इसका दूसरा प्लांट बन जाता है। फिर उसको कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी जो है मिल गए और इसीलिए उसने सोचा कि ये जल्दी उग जाती है, उस क्लाइमेट में उग जाती है, इसके पीछे जो है स्टडी करना कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और उसके जो फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। क्लिस्टोगैमस मतलब क्लिस्टोगैमस का मतलब होता है कि उसके फ्लावर जो है दे आर परमानेंटली क्लोज, लिलिएटी फैमिली का जो है वो प्लांट होता है और फ्लावर जो है क्लोज होता है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन इज देयर। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि अपना जो एंथर है, अपना पोलन ग्रेन जो है अपने ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज करता है। तो इसलिए कि जब क्या करता था कि इमेस्कुलेशन करता था मेंडल। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि इमेच्योर ही एंथर को वहाँ से रिमूव कर देता था और जो दूसरे एंथर का पोलन ग्रेन उसके अंदर डालता था, तो उससे इसको ये लग जाता था कि जिस ट्रेड का पोलन ग्रेन मैं इस प्लांट में डाल रहा हूँ तो वही इंफॉर्मेशन ये आगे जाके लेगा, ठीक है। और इसलिए बाहर से दूसरा पोलन ग्रेन आने के चांसेस वहाँ पे थे ही नहीं, क्योंकि जो फ्लावर है पी प्लांट का वो क्लोज रहता है और दूसरे पोलन ग्रेन को अपने अंदर आने नहीं देता है। तो इसलिए भी जो है इसने जो इसको हेल्प मिली कि जल्दी से इमेस्कुलेशन करने के बाद, इमेस्कुलेशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर, इमेच्योर फ्लावर से कर दें ताकि अपना ही पोलन ग्रेन उसको ऑलरेडी फर्टिलाइज नहीं कर दे। इसीलिए ये तो एक बात होगी। दूसरी बात है कंट्रास्टिंग ट्रेड था। तीसरी बात होगी कि ये इसका कम लाइफ स्पैन था। ये कुछ बातें देखकर मेंडल ने सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन प्ले। तो आपको कोई पूछेगा कि हम मेंडल ने गार्डन प्ले ही क्यों सिलेक्ट किया, तो इसका रीज़न आप ये बता सकते हैं। इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि मेंडल लकी क्यों था। लकी इसलिए था कि जो भी ट्रेड उसने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो स्टडी किए थे, दे वर फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ लिंकेज। जो भी क्रोमोसोम उसने स्टडी किया, जो भी ट्रेड इसने स्टडी किया था, जो ट्रेड्स थे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, चाहे येलो हो गया, राउंड हो गया, ग्रीन हो गया, रिंकल, ये भी जो कलर का ट्रेड, हाइट का ट्रेड, सीड का कलर का ट्रेड, सीड का टेक्सचर का ट्रेड, पॉड का, जो भी फ्लावर की लोकेशन का जो भी ट्रेड उसने स्टडी किया, दीज ट्रेड्स वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स एंड हेंस दे डू नॉट शो एनी लिंकेज। और लिंकेज ना दिखाने की वजह से जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन वो लिखता था उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये आगे उसको प्रोजनी भी मिलती गई। इसलिए मेंडल्स ये लकी था, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है या दूसरे एनिमल्स की बॉडी में ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चा हो या माँ जैसा हो या पेरेंट जैसा हो, क्योंकि वो लिंकेज दिखाते हैं। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वहाँ पे प्रिवेल नहीं करता है, वहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कुछ और ही चीज़ निकलती है। जो ट्रेड इकट्ठे होते हैं वो एक दूसरे की जो एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और इन्फ्लुएंस करने के बाद उसके जो एक्सप्रेशन में फ़र्क डालते हैं। तो इसलिए जो बहुत सारे मेंडल्स के बाद जो है ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स हम बोलते हैं कि उन्होंने ये, जैसे सपोज मैं आपको बताऊंगा कि रेड रोज़ है और एक वाइट रोज़ है प्लांट। वाइट रोज प्लांट और रेड रोज प्लांट में उन दोनों को क्रॉस करेंगे तो जो आगे नया प्लांट बनेगा रोज का उसको पिंक फ्लावर होंगे। तो पिंक फ्लावर का मतलब क्या हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कि दोनों डोमिनेंट नहीं है, वाइट और रेड मिक्स होकर एक नया इफेक्ट बनाया, लेकिन ऐसा वहाँ पे नहीं होता था। तो इसीलिए मेंडल्स को जो है वो लकी था, हम बोलेंगे लकी था, क्योंकि जो ही उसने प्लांट पकड़ा लकली जो है उस प्लांट में क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज वगैरह का नहीं था चांस।
इसकी वजह से जो रिजल्ट मेंडल्स की कैलकुलेशन के जो मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करने के बाद उसका आता था वही एक्चुअल भी होता था, और इसकी वजह से मेंडल्स को ये सारा का सारा जो है जो टेस्ट किए ये सक्सेसफुली वो कंडक्ट कर पाया और उसने लॉज फॉर्मुलेट किए। ठीक है, दिस इज अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू।